दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं सुमित शुक्ला हूं। आप मेरे साथ देख रहे हैं विज्ञान एवं तकनीकी क्लास एग्जामपुर ISPCS पर। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के कार्यक्रमों में हम लगातार एक क्रमबद्ध और प्रतिबद्ध होकर के आपके साथ प्रश्नोत्तर की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, जो विज्ञान और तकनीकी से जुड़े सवाल होते हैं यहाँ पर, और उन सवालों का एक धनात्मक दृष्टिकोण में हम इसे विश्लेषण भी करते हैं आपके साथ। इनमें हम इनके उत्तर देखते हैं और तकरीबन मान के चलो कि जो टॉपिक हम उठाते हैं वो टॉपिक पूरा का पूरा कवर भी कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मानव तंत्रिका तंत्र यानी ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। यहाँ पर नजर डालेंगे कि विगत 20 सालों में, जो पिछले 20 साल हैं, उन 20 सालों में किस प्रकार के सवाल आए और ऐसे कौन से सवाल हैं जो आने वाले एग्जाम में यानी कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में या अन्य राज्य स्तर की परीक्षाओं में यहाँ से बन सकते हैं। तो तकरीबन 10 से अधिक सवाल हमारे पास हैं, जिनको हम एक उचित और समुचित विश्लेषण करते हुए, एक बेहतरीन एक के साथ संबंध बनाते हुए या उन्हें एक अस्पष्ट भाव देते हुए आगे बढ़ेंगे और उनकी व्याख्या को क्लियर तरीके से समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं आप सभी के साथ और हम बात करते हैं हर एक सवाल के साथ। इसको आप समझिएगा और हमारा पहला नंबर का सवाल है, इसके उत्तर आपके इंतजार कर रहे होंगे। पहला नंबर सवाल, शरीर का जो तापक्रम है उसका नियंत्रण कौन करता है? यानी कि यहाँ पे ब्रेन से जुड़ा हुआ सवाल है कि हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है। तो हमारा पहला है यहाँ पे थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, मेंडुला यानी मेंडुला ऑब्लिगेटा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। दोस्तों, इसका जो एक्चुअल में उत्तर है वो है हाइपोथैलेमस। यानी हम बात करने वाले हैं, हमारा जो उत्तर है एक का हो जाएगा बी नंबर, एक का बी नंबर उत्तर हो जाएगा। तो आप बेहद आसान तरीके से लगा सकते हैं। अब जरा सा इसकी अगर व्याख्या देखी जाए कि भाई ठीक है, आपने बता दिया, अच्छी बात है, लेकिन अगर इसको व्याख्यात तरीके से समझें, इसके बारे में जानें, तो बहुत आसान है हमारे पास, जिसे हम समझेंगे दोस्तों, है ना। अगर इसकी व्याख्या को मैं आपको बताऊं तो ध्यान देना, ये ब्रेन से जुड़ा हुआ मामला है या ब्रेन का प्रोग्राम है और इसके बारे में हम समझते हैं, है ना। तो देखिएगा दोस्तों, इसकी व्याख्या समझिएगा। अगर हम मानव मस्तिष्क की बात करें या ह्यूमन ब्रेन की बात कर लें, तो मानव मस्तिष्क को कुल 3 हिस्सों में बांटा जाता है। कुल 3 हिस्सों में से हम बांट लेते हैं। कौन कौन सा हिस्सा? बहुत ही आसान है। इसका जो पहला हिस्सा होता है अग्र मस्तिष्क। क्या होता है? अग्र मस्तिष्क होता है ना, जिसे हम फोर ब्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन कहते हैं। और इसका जो दूसरा हिस्सा वो है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क है, जिसे हम कहते हैं मिड ब्रेन। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मिड ब्रेन। हम लोग सवाल और केवल परिप्रेक्ष्य के लिए रखते हैं कि इस तरह के सवाल बने हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस सवाल से जुड़ा हुआ जो टॉपिक का विश्लेषण है या जो टॉपिक हो सकता है उसको हम शामिल कर लेते हैं। यानी कि मान के चलो कि पूरी पूरी पढ़ाई हो जाती है आपकी। और जो तीसरा हिस्सा है मस्तिष्क का, उसको ध्यान देंगे, वो है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क, इसे हम कहते हैं हिंड ब्रेन। क्या बोलेंगे? हिंड ब्रेन बोलेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, आपको बताऊं कि इनके जो भाग हैं, अच्छी बात है, आप समझ रहे हैं इनको और अच्छे से जान रहे हैं। अग्र मस्तिष्क का जो हिस्सा है वो कुल 3 भागों में बंटता है। कितने भागों में? कुल 3 हिस्सों में बंटता है। और इनके नाम क्या क्या होते हैं वो आप समझिएगा। इसका जो पहला हिस्सा वो सेरेब्रम। क्या है? सेरेब्रम हिस्सा है ना। बहुत ही आसान और बहुत ही स्पष्ट हिस्सा है ये, जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। और दूसरा हिस्सा वो है थैलेमस। क्या बोलते हैं इसे? थैलेमस बोलते हैं। और जो तीसरा हिस्सा है हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। अपनी कॉपी में अच्छे से इसे नोट करिएगा। मध्य मस्तिष्क का जो हिस्सा है, इसके 2 हिस्से होते हैं। अगर मैं आपके लिए बांटूं तो इसका पहला हिस्सा होता है सेरेब्रल पेंडिकस। क्या होता है? सेरेब्रल पेंडिकस। और दूसरा है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये 2 हिस्से हैं हमारे मध्य मस्तिष्क के। और अंत में आते हैं पश्च मस्तिष्क की। तो बात करें, इसके भी 2 हिस्से होते हैं। एक होता है सेरिबेलम। क्या होता है? सेरिबेलम होता है। और इसके बाद दूसरा हिस्सा होता है इसका मेडुला ऑब्लिगेटा। क्या होता है? मेडुला ऑब्लिगेटा। तो ये कुल मिलाकर के मस्तिष्क के इतने पार्ट होते हैं। इनमें से जो हमारा सवाल था वो पूछ रहा है कि जो मानव के शरीर का तापक्रम है वो कौन नियंत्रित करता है। तो मैं आपको बताऊं
कि हमारे मस्तिष्क का जो सबसे बेहतरीन भाग है वो है सेरेब्रम, यानी मान के चलना कि मस्तिष्क का अधिकतम भाग कौन होता है, तो वो होता है सेरेब्रम। और सेरेब्रम के जरिए हम चिंतन, मनन, बुद्धिमत्ता, शक्ति, चिंतनशीलता, इच्छा शक्ति, स्मृति, पेशीय गति, बातचीत करना, गंध स्वीकारना, है ना, स्वाद के बारे में पता करना, ये तमाम बातें हम सेरेब्रम के में मौजूद जो लोब्स होते हैं उनके बोलते हैं फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। ऐसे लोब्स के जरिए हम कवर कर पाते हैं। लेकिन उसके बाद थैलमस की बात करें, ठीक है, तो थैलमस हमें ताप और दाब यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन आप ध्यान देना, इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो बहुत ज्यादा आवश्यक है, वो है हाइपोथैलेमस। एग्जैक्टली हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि के आकार का एक हिस्सा होता है और इसे हम अग्र मस्तिष्क में रखते हैं। हाइपोथैलेमस हमारी शरीर की जो सबसे महत्वपूर्ण ग्लैंड है, उसका नाम है मास्टर ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि कहते हैं, उस पर अपना नियंत्रण रखता है या कंट्रोल रखता है। इस वजह से अप्रत्यक्ष तरीके से हाइपोथैलेमस पूरी शरीर की सभी प्रकार की ग्रंथियों पर अपना कंट्रोल रख रहा है। मेरे दोस्त, इसके अलावा मान के चलना कि भूख प्यास, चिंता अवसाद, घृणा प्यार, है ना, सेक्स, शरीर के तापमान का नियंत्रण, ये तमाम बातें, मैंने क्या क्या बोला, भूख गिनिएगा, प्यास, चिंता, अवसाद, सेक्स, घृणा, प्रेम और शरीर के तापमान और जल संतुलन, ऐसे तमाम जो भाव होते हैं, इनको बनाने के लिए हाइपोथैलेमस की बड़ी आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क क्या करता होगा, मुझे सुनते रहिएगा और मुझे लिखते रहिएगा, मान के चलना काम आसान होने वाला है। मध्य मस्तिष्क को स्पेशली ऑडियो और वीडियो के लिए माना जाता है, यानी कि हमें सुनाई देना और हमें दिखाई देना। आप मुझे सुन भी पा रहे हैं इस समय और मुझे देख भी पा रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में जो सेरेब्रम है वो तो काम कर ही रहा है, लेकिन मध्य मस्तिष्क का जो हिस्सा है, यानी कि हम बात करें सेरेब्रल पेंडिकस और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना की बात कर रहा हूं, इनको दोनों को मिला के बात कर रहा हूं, तो ये मुख्य तौर पर भूमिका निभा रहे हैं। इसके बाद जो पश्च मस्तिष्क है, हिंड ब्रेन है, इसके दो हिस्से हैं। कौन कौन से आपको मैं बताऊं, तो सेरिबेलम। दरअसल सेरिबेलम जो हिस्सा है वो ब्रेन का दूसरा बड़ा हिस्सा है ना, बिल्कुल पीछे तितली के आकार का दिखेगा आपको। अगर आप कभी चित्र को देखोगे ब्रेन के, तो बहुत छोटा सा, यूं कहें दूसरा बड़ा पार्ट है ये, तितली के आकार में है ये। और इसका जो मेन काम है वो है नई चीजें सीखने का। जैसे आप मुझे पढ़ रहे हो सकता है आप इसके पहले ना जानते हो, तो नई चीजें सीख रहे हैं, तबला बजाना सीख रहे हैं, ढोलक बजाना सीख रहे हैं या तैराकी सीख रहे हैं, कुछ भी एक नई लर्निंग पे आप हैं, तो नई चीजें सीखने का जो भाव आ रहा है ना, वो सेरिबेलम से आ रहा है। इसके अलावा मान के चला कि जो हमारी शरीर का बैलेंस होता है या पेशीय गति पर नियंत्रण, हाथ पैर चलाना, दौड़ना, कूदना, भागना, रनिंग करना, है ना, नैन मटक्का करना, जो भी हम करते हैं, पेशियों ऐसे गले हटाना, ठीक, झटकना, जो भी हम कर रहे हैं, तो उस पर जो नियंत्रण बन रहा है ना, वो कौन कर रहा है, सेरिबेलम कर रहा है। मुझे उम्मीद है समझ में आएगा। अब अंतिम जो बचा हुआ हिस्सा है ये है मेडुला ऑब्लिगेटा। दोस्तों, हमारे ब्रेन का सबसे निचला हिस्सा है और अब मेडुला ऑब्लिगेटा के बाद से एक लंबी सी लकीर जाती है, उसे हम बोलेंगे मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। तो उसका बाद में बात जिक्र करेंगे, अगले सवाल पे होगा ही वो। तो मेडुला ऑब्लिगेटा की अगर बात करें दोस्तों, तो ये स्पेशली जो हमारी अनैच्छिक कार्य हैं, हृदय का चलना, हमारे फेफड़े का चलना, किडनी का काम करना, पाचन तंत्र का चलना, तो जो हमारी ऐसी क्रियाएं हैं जिन्हें हम बोलते हैं इनवॉलंटरी प्रोसेस या एक्शन, उन पर ब्रेन नियंत्रण रखता है। जैसे ब्रेन हार्ट पर नियंत्रण रखता है, कैसे, मेडुला ऑब्लिगेटा के जरिए। ब्रेन फेफड़ों पर नियंत्रण रखता है, ब्रेन पूरे पाचन तंत्र पर नियंत्रण रखता है, ब्रेन किडनी पर नियंत्रण रखता है, कैसे, विद द हेल्प ऑफ द मेडुला ऑब्लिगेटा। यानी कि जो हमारी अनैच्छिक क्रियाविधि है, यानी कि जो हमारी अनैच्छिक कार्यवाहियां हैं, उन पर ब्रेन मुख्य तौर पर भूमिका निभाते हैं। तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा मेडुला ऑब्लिगेटा, यहाँ पर प्रमुख भूमिका में है। तो मुझे उम्मीद है आपने ब्रेन के बारे में एक आम या औसत जानकारी हासिल कर ली। चलते हैं सवाल नंबर 2 पर, देखते हैं या फिर सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है। यहाँ पर सवाल नंबर 2 ये है, अगर मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करूँ आपके लिए, जिससे कि आपको स्पष्ट तरीके से दिख जाए, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पे पढ़िएगा, ये लिखा हुआ है प्रत्यावर्ती क्रियाओं, ठीक है, यहाँ पे पढ़िएगा मेरे साथ, लिखा हुआ है प्रत्यावर्ती क्रियाओं को जो नियंत्रण का केंद्र है वो कहां पर होता है ना। अंग्रेजी में लिखा रिफ्लेक्स एक्शन का जो कंट्रोल है वो कहां पे होता है। अब यहां पर पहला सवाल आता है कि भाई प्रत्यावर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, पहले हम ये जानें, हालांकि उसको जानेंगे पहले, उससे पहले हम इसके उत्तर को देखें। तो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जो कंट्रोल है, रिफ्लेक्स एक्शन जहां से बन रहा है, उसका जो उत्तर है वो है
कशेरुक रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड, क्या नाम है, स्पाइनल कॉर्ड। तो आप दूसरे का सी लगा सकते हैं, दूसरे का हमारा जो उत्तर है वो है सी। तो आप बड़ी आसानी से सेकंड नंबर का यानी दूसरे नंबर का सी लगा दीजिए, आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। खैर, इस पर नजर डालते हैं। अगर देखा जाए कि भाई ये प्रत्यावर्ती क्रियाएं होती क्या होंगी और कैसे इस पर स्पाइनल कॉर्ड की बात हो रही, दोनों बातों को समझिएगा मेरे दोस्तों। हमारे जो हमारा ब्रेन है या जो हमारा मस्तिष्क है उसकी मैं बात करूं, उसका मैं जिक्र करूं आपके साथ तो बहुत आसान होगा। उसका जिक्र कितना बेहद आसान है, ध्यान देना कि हमारे ब्रेन में हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो कुल 3 हिस्सों में बटा हुआ है। कितने हिस्सों में मैं आपको बताऊं, ठीक है ना, कुल 3 हिस्सों में हम बटा हुआ है। तो हम अगर अपने तंत्रिका तंत्र को बांटें, किसको बांटें, तंत्रिका तंत्र को बांट लें। तंत्रिका तंत्र का जो बंटवारा है हमारा वो कुल 3 हिस्सों में बटा हुआ है। इस बंटवारे को हम बड़ी आसानी से बांटते हैं। आपको एक हिस्सा होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, क्या बोलते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। दूसरा हिस्सा होता है परिधीय, क्या होता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है। और तीसरा जो बंटवारा होता है वो होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, क्या बोलते हैं इसे, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, है ना। तो आपका जो हमारा सभी का एक नर्वस सिस्टम होता है वो कुल 3 हिस्सों में बटा हुआ। कौन कौन सा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। इसे हम बोलते हैं, अगर दूसरी एक शॉर्टकट लैंग्वेज में लिखें तो ये होगा CNS, क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। ये होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या PNS, और ये वाला होगा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम या ANS। यानी कुल मिलाकर के हमारे पास 3 प्रकार का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। अब हमारा जो मेन काम है वो यहाँ पर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। मेरे दोस्तों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कुल 2 हिस्सों में बटा होता है। कौन कौन सा, ध्यान देना। इसका जो पहला हिस्सा है वो है मानव मस्तिष्क या ह्यूमन ब्रेन, जिसके बारे में अभी अभी हम लोगों ने पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली। यानी कि जो पहला हिस्सा है वो है मानव मस्तिष्क या ह्यूमन ब्रेन। इसके अलावा जो दूसरा हिस्सा है इसका वो है मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड, क्या है, मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। तो इसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। मेरे दोस्तों, अब यहाँ पे सवाल आता है कि आप केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जहां पर 2 हिस्सा है, पहला मानव मस्तिष्क ह्यूमन ब्रेन जिसको हमने जाना, और दूसरा हिस्सा मेरु रज्जु। ये करता क्या, उत्तर होगा ये रिफ्लेक्स एक्शन करता है। तो सवाल बनेगा कि भाई रिफ्लेक्स एक्शन है क्या। दरअसल हमारी जो बॉडी है उनमें इनपुट ऑर्गन होते हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ठीक। तो कुछ ऐसे एक्शन बहुत तत्कालिक तरीके से हो जाए, जैसे सांप देख करके पीछे हट जाना, कोई गर्म वस्तु छूना हटा लेना, है ना, या सुई चुभने पर तुरंत उसे खींच के बाहर निकालना, मिठाई देखने पर लार बाहर आना, ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। यानी कि ये एक्शन आप रोक नहीं पाओगे, बल्कि कैसा होगा, त्वरित गति से या त्वरित कार्यवाही होगी। और ये सारी के सारी क्रियाएं हमारी मेरु रज्जु या हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है। मुझे उम्मीद है आपने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में समझा, यानी कि बॉडी के साथ होने वाली वो क्रियाएं जो तात्कालिक तरीके से स्वाभाविक रूप से हो जाती हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन बोलेंगे। अगर किसी ने हमारी त्वचा पर पिन चुभोई है तो हम तत्काल तरीके से उसे हटाएंगे, ये हमने इंतजार नहीं किया इसके लिए। तो इसके लिए हमारी कौन जिम्मेदार है, ब्रेन नहीं, बल्कि हमारी मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड जिम्मेदार होती हैं। मुझे उम्मीद है आप इसे बेहद आसान भाव में समझ पाए हैं। चलते हैं सवाल अगला देखते हैं, सवाल नंबर 3, और देखते हैं आखिर है क्या वो। देखते हैं सवाल 3 को थोड़ा बड़ा किया जाए जिससे कि हमें और आसान दिखे, है ना। तो थोड़ा सा मैं इसे नीचे कर लूं और बड़ा करने में आसानी हो जाएगी। फिर इसे हम लाते हैं कितना, ठीक है। अब सवाल नंबर देखते हैं। सवाल नंबर 3 कहना क्या चाहता है, लिखा है मानव मस्तिष्क में निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक भाग, ठीक है, निगरण और उल्टी के नियमन के केंद्र के लिए होता है। यानी यहां पर यह कहा जा रहा है कि भाई ऐसा कौन सा भाग है इसमें जो पलटी करने के लिए या एक तरीके से अनकॉन्शियस तरीके से स्थितियों को समझने के लिए जिम्मेदार होता है। अब यहाँ पे अनुमस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क है, मेंडुला आम्बलगेटा है और पोन्स है। यहाँ पे बताना है ऐसा कौन सा ब्रेन है जो पलटी के लिए जिम्मेदार है। तो अनुमस्तिष्क की बात करें तो यहां पर जो बात होगी वो ध्यान देना, यहां पर जो बात हो रही वो उत्तर है अनुमस्तिष्क का। आप इसे लगा सकते हैं बेहद आसान तरीके से। उत्तर क्या हो जाएगा, अनुमस्तिष्क हो जाएगा। हमने आपको मस्तिष्क के जितने हिस्से बताए हैं उनमें से एक
प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क की बात आती है। प्रमस्तिष्क को हम सेरेब्रम कहते हैं, जो हमारे मस्तिष्क का अगला हिस्सा होता है, और अनुमस्तिष्क का मतलब है वही सेरिबेलम, जो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है, जिसे हम छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं या छोटा दिमाग कहते हैं। तो जो हमारा अनुमस्तिष्क है या जो हमारा सेरिबेलम है, वो कहीं ना कहीं पलटी के लिए जिम्मेदार होता है। हम कहीं ना कहीं चक्कर खा करके और बार बार हम चक्कर या उबकाई जैसी स्थितियां बननी शुरू हो जाती हैं। तो ये तीसरा नंबर का सवाल था। बढ़ते हैं चौथे नंबर के सवाल पर। लिखा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा कौन है। बड़ा प्यारा सा सवाल है, मुझे उम्मीद है इसको आप आसान तरीके से लगा सकते हैं। अगर मैं इसे थोड़ा बड़ा करूं तो आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा, है ना, कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो हिस्सा है वो कौन सा है। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने अभी भी आपको बताया कि जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसके कुल 2 हिस्से ही होते हैं, इसके अलावा कोई हिस्सा नहीं है। कौन कौन सा उत्तर होगा? मानव का जो मस्तिष्क है वो, और दूसरा हिस्सा कौन होगा इसका? जो मानव का मेरुरज्जु है, हमारा स्पाइनल कार्ड है वो। यही 2 हिस्से हमारे सीएनएस या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के हिस्से होते हैं। और आप इसे लगा सकते हैं कि मानव मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों इसके प्रमुख हिस्से हैं। एक और बात मैं आपको बताऊं कि मानव मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों की सुरक्षा के लिए एक विशेष प्रकार की झिल्ली और विशेष प्रकार का द्रव होता है, जिसे हम कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये इन दोनों की सुरक्षा के लिए एक विशेष प्रकार का द्रव भरा होता है। तो इसको आप नाम लिखिएगा। इस द्रव को हम नाम देते हैं, क्या नाम देंगे? उसको बोलेंगे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलेंगे, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और इसी द्रव की वजह से, है ना, मान लो कि सर पर कभी झटके लगते हैं, मेरुरज्जु पर कभी झटके लग जाते हैं, तो उनको सुरक्षा देने के लिए ये बीच में झिल्ली नुमा भाग में ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये भरा होता है ना। इसलिए मैंने आपको बताया कभी कभी बच्चों में लंबे समय तक बुखार हो जाने पर ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है, और जब ज़्यादा हो जाएगा तो मस्तिष्क में सूजन की बात कहलाती है। इसके अलावा ध्यान देना, इसी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के जरिए हमारे मस्तिष्क को जो पोषण मिलता है ना, मस्तिष्क में भाई पोषण की बात करें तो ब्रेन का जो पोषण है वो क्या है? उत्तर होगा मस्तिष्क तब चलता है जब हमें ग्लूकोज मिलता है। तो ये पोषण मिल रहा है, ये किस रूप में मिल रहा है? उत्तर होगा कि ग्लूकोज के रूप में मिल रहा है। किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में मिल रहा है। कहाँ पे? हमारे ब्रेन का पोषण है ये। तो ध्यान देना, ये जो पोषण मस्तिष्क को मिल रहा है एग्जैक्टली किस रूप में मिल रहा है? ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या CSF के जरिए मिल पाता है। मेरे दोस्तों, मेरी बॉडी में, हम लोगों की बॉडी में 2 बड़े प्यारे प्यारे ऑर्गन हैं, हार्ट और ब्रेन। हार्ट का जो भोजन है, या जो हृदय के चलने का भोजन है, जो हृदय की बेहतरीन कार्यविधि की बात करें तो वो होता है एसेंशियल अमीनो एसिड या आवश्यक वसीय अम्ल। जैसे ओमेगा 3 की बात कर लें, ओमेगा 6 की बात कर लें, तो ये एसेंशियल फैटी एसिड है जो हम तमाम तरह के ऐसे खाद्य पदार्थ, बादाम का तेल, अखरोट, सूर्यमुखी का तेल, जैतून, इन सभी चीज़ों को खा करके पूर्ति लेते हैं। और जो हमारा ब्रेन है उसका जो मेन भोजन तरह है, ब्रेन की जो एक्टिविटीज़ है वो ग्लूकोज के जरिए हो पाती है। तो ये बातें आपने, मुझे उम्मीद है समझ में आई होंगी आपको। तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी होती है और आपने इसे मानव मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों के तरीके से पढ़ लिया है। दोस्तों चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 5 देखा जाए कि आखिर सवाल नंबर 5 कहना क्या चाहता है। बहुत प्यारा सा सवाल है और मुझे उम्मीद है कि अगर इसे थोड़ा बड़ा कर लिया जाए, थोड़ा नीचे ला करके, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना? तो इसका प्रतिशत मैं बढ़ा लेता हूँ आपके लिए और मुझे उम्मीद है यहाँ से समझना शुरू हो जाएगा आपका। लिखा हुआ है, पढ़िएगा अच्छे से। 2 न्यूरॉन के बीच एक सूक्ष्म अंतर पाया जाता है, बड़ी अच्छी बात है, जिस पर एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन तक जाने के लिए तंत्रिका आवेग गुजरता है ना? तंत्रिका आवेग गुजरता है। निम्नलिखित में से वो कौन सा है, उसे हम क्या कहते हैं? इनका कहना है कि हमारी जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उसकी जो यूनिट है, इकाई है, या उसकी जो कोशिका है, उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। बड़े प्यार से क्या बोलेंगे? न्यूरॉन बोलेंगे। और हमारे ब्रेन में न्यूरॉन, जो हमारा ब्रेन है वो न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है। अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में, मान के चलना एक न्यूरॉन ये है और ये दूसरा है, तो दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है और इस वाले स्थान को क्या कहते हैं यही पूछा जा रहा है। मेरे दोस्तों, यहाँ पे एग्जैक्टली उत्तर जो होगा वो होगा सिनेप्स, यानी कि अंतर्ग्रंथन होगा। लेकिन अब सिनेप्स केवल लगा भर लेने से काम तो नहीं बनने वाला। यहाँ पे कुछ और बातें लिखी है, न्यूरोट्रांसमीटर लिखा है जिसे हम स्नायु संचारी कहते हैं, इसके बाद लिखा है एक्सॉन, इसके बाद लिखा है डेंड्रॉन। ये तमाम ऐसे शब्दावलियां दी गई हैं जो एग्जैक्टली हमारे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ मामला है। यानी इस पूरे सवाल के जरिए हमें न्यूरॉन के बारे में
पूरी पूरी जानकारी इकट्ठा कर लेनी है, जो हो सकता है एग्जाम में बदले हुए रूप में आ जाए, तो हमें वो भी बेहद आसान तरीके से लेकर के चलते रहना है। तो आइए देख लेते हैं कि इनसे जुड़ा हुआ व्याख्या क्या हो सकती है। तो इसे हम ऊपर भेज देते हैं और हम अपनी व्याख्या पर नजर डाल लेते हैं। हमारे पास व्याख्या के लिए पहले इसका हम एक स्थान क्लियर कर लेते हैं, भाई यहाँ पे कोई गड़बड़ी ना हो। देखते हैं व्याख्या में, ध्यान देना। हमने कहा कि न्यूरॉन, क्या शब्द लिया, न्यूरॉन, और इसी के बारे में कुछ जानकारी हमें इकट्ठा कर लेनी है। मेरे दोस्तों आइए समझते हैं, ध्यान देना। अगर न्यूरॉन की बात की जाए, है ना, न्यूरॉन के बारे में कुछ हम समझदारी विकसित करें तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। कैसे, ध्यान देना। ये हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करें अथवा हम बात करें पूरे तंत्रिका तंत्र की ही बात कर लेते हैं, तो पूरे तंत्रिका तंत्र की अगर बात करें, है ना, तो इसकी जो कोशिका होती है, इसकी जो सेल होती है ना, इस सेल को, इस कोशिका को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। थोड़ा सा इसका चित्र देखिएगा आसान तरीके से, बहुत जल्दबाजी में आपको चित्र दिखा रहा हूं, जैसे कि आपको इसकी स्पष्ट दुनिया समझ में आए कि भाई ये है क्या एग्जैक्टली। तो इसके फिगर पर अगर नजर डालिए आप जरा सा, तो ये तकरीबन इस तरह से होगा, ठीक है ना। ये ऊपर कुछ छर्रे गए इस तरह से, बहुत पतले पतले इस तरह की भावनाएं होंगी यहाँ पर, है ना, ये इनके रेसे गए होंगे और इस तरह से ये फिगर रेसों के साथ बढ़ता हुआ आगे ऐसे ये बढ़ जाएगा, ये, ठीक है ना। एक न्यूरॉन का चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसके बाद ये इस तरह से यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब इसके बाद जो अगला न्यूरॉन होगा वो यहाँ शुरू होगा और ये आगे बढ़ेगा, ऐसे जाता रहेगा आगे बढ़ करके, और वो आगे उसका पूरा पूरा हिस्सा बन जाएगा। तो यहां से ध्यान देना, ये जो जगह दिख रही ना, इसी के बारे में सवाल पूछा था कि भाई ये जगह जो है ये है क्या। मेरे दोस्तों मैं आपको बताऊं कि न्यूरॉन में ये जो बीच का हिस्सा है ये इसका केंद्रक है। क्या है ये, इसका केंद्रक है। और ऊपर जो एक सीट लगी है, ये एक यहां पर सीट लगी होती है, इस सीट को हम नाम देते हैं माइलिन सीट। क्या बोलते हैं इसे, हम कहते हैं माइलिन सीट। क्या बोलेंगे, माइलिन सीट बोलेंगे या माइलिन कबर बोलते हैं। और ये जो हिस्सा है इसे हम बोलते हैं डेंड्रॉन। क्या बोलते हैं, यही है डेंड्रॉन। तो आप समझ सकते हो कि न्यूरॉन का एक हिस्सा है डेंड्रॉन। और ये जो ये लाइनिंग गई है, ये वाली लाइनिंग, इसे हम कहते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं, एक्सॉन। क्या बोलेंगे, एक्सॉन। अब कभी भी जो तंत्रिका के आवेग चलते हैं, तंत्रिका का जो फ्लैक्स चलता है, आवेग चलता है, वो ऐसे चलेगा, डेंड्रॉन टू एक्सॉन। एक बार सवाल आया है कि जो हमारे तंत्रिका में, हमारे न्यूरॉन में जो विद्युत की आवेग चलते हैं वो कैसे चलते हैं, उत्तर होगा वो कैसे चलेंगे, डेंड्रॉन से एक्सॉन की तरफ चलेंगे। तो आपने पहली बात समझ ली, ध्यान देना। जहां पर दो न्यूरॉन, एक न्यूरॉन का जो फिगर है इतना ही है यहां तक, इसके बाद खाली स्थान है। तो जहां पर आपको दिख रहा है ना ये वाला हिस्सा, जहां पर दो न्यूरॉन बिल्कुल समीप आते हैं उसको हम नाम देते हैं सिनेप्स, अंतर्ग्रंथन कहते हैं। क्या बोलेंगे, सिनेप्स कहेंगे। तो यही सवाल पूछा था दोस्तों, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको इस चित्र से समझ में आया होगा। एक और बड़ी बात समझिएगा, जब दो न्यूरॉन आपस में एक दूसरे से बिल्कुल समीप हो रहे लेकिन मिल नहीं रहे, तो इनके मिलने के लिए यहां पर ध्यान देना, यहां पर एक विशेष प्रकार का तंत्रिका संचारी पदार्थ स्रावित होता है। यहां पर क्या होगा, यहां पर विशेष प्रकार का एक तंत्रिका संचारी पदार्थ उत्पन्न होता है, जिसके जरिए हमारे न्यूरॉन की गतिविधियां बढ़ती हैं। और इसी को हम बोलते हैं हिंदी में या अंग्रेजी में कहेंगे न्यूरो ट्रांसमीटर मैटर। क्या बोलेंगे, न्यूरो ट्रांसमीटर मैटर कहेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूरो ट्रांसमीटर मैटर कहेंगे। दोस्तों हमारी ब्रेन में एसिटाइलकोलाइन, डोपामीन, सेरोटोनिन, ऐसे तमाम न्यूरोट्रांसमीटर मैटर निकला करते हैं, जो हमें खुशी में अधिक निकलते हैं, और जब हम गुस्सा होते हैं, तनाव में होते हैं, तब ये कम निकलते हैं। ऐसी दशा में कहते हैं हमारा दिमाग सही नहीं चल पा रहा है। रीजन कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर मैटर है ये सही निकल नहीं पा रहे होते हैं। मुझे उम्मीद है आपने न्यूरॉन और उसकी सभी गतिविधियों के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली। खैर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। देखते हैं ये सवाल नंबर 6 क्या कहना चाहता है। इसे थोड़ा बड़ा किया जाए जैसे कि हमें पढ़ने में क्या भी आसानी मिले, है ना। ठीक है, इसको हम लाते हैं अधिक प्रतिशत को मात्रा में। लिखा है हमारे शरीर में जो अनैच्छिक कार्य हैं, इनवॉलंटरी वर्क्स हैं, उनको किसके जरिए किया जाता है। अभी हम लोगों ने एक स्पष्ट और बड़ी सुदृढ़ व्याख्या करी हुई है इसकी, आपको शायद याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं। हमने आपको ब्रेन के 3 हिस्से बताए, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। बिल्कुल सही है। तो ब्रेन का जो सबसे निचला हिस्सा है ना, ब्रेन की अगर बात करें तो ब्रेन का जो सबसे निचला हिस्सा है उसकी मैं बात कर रहा हूं। ब्रेन के अगर सबसे निचले हिस्से की बात करें, ठीक है, मान के चलो कि ये ब्रेन है ना, ये हमारा ब्रेन है, और हम ब्रेन के सबसे निचले हिस्से की बात कर रहे हैं दोस्तों।
तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा वो मामला जो जिसे आप जानना चाहते हैं। तो ये जो इसका सबसे निचला हिस्सा क्या है, वो है पश्च मस्तिष्क। क्या है? पश्च मस्तिष्क। और इसके दो पार्ट थे, याद होगा। जो पहला इसका पार्ट है वो है सेरेबेलम। क्या है? सेरेबेलम। और सेरेबेलम का मेन काम है हमारी जो पेशियां हैं, हमारी जो मांसपेशियां हैं, उन पर नियंत्रण रखना, उन पर नियंत्रण रखना। जैसे नृत्य करना अथवा ठीक है दौड़ना, है ना, ये तमाम काम कौन करता है? उत्तर होगा सेरेबेलम करता है। लेकिन पश्च मस्तिष्क का एक और हिस्सा है, इसका बोलते हैं मेडुला ऑब्लिगेटा। क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लिगेटा। और जो मेडुला ऑब्लिगेटा है दोस्तों, यही हमारी जो अनैच्छिक कार्य है, अनैच्छिक कार्य मतलब हृदय का धड़कना, फेफड़े का चलना, पाचन तंत्र का आगे बढ़ना, है ना, ये सारे के सारे कार्य, पुतलियों का घूमना, की ये सारे काम का अनैच्छिक कार्य। तो अनैच्छिक कार्य को कवर करने के लिए, जितने भी इनवॉलंटरी एक्शन को कवर करने के लिए पश्च मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लिगेटा, क्या? पश्च मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लिगेटा, यानी आप 6 नंबर का क्या लगा सकते हैं? ए। तो आप बिल्कुल आसान तरीके से 6 नंबर का ए ऑप्शन लगा सकते हैं। और पश्च मस्तिष्क सेरेबेलम क्या करता है? ये ऐच्छिक कार्य करे। किस पर? ये ऐच्छिक कार्य पर नियंत्रण रखता है। ऐच्छिक कार्य पर नियंत्रण रखता है। ऐच्छिक कार्य पर क्या कर रहा है? ये नियंत्रण रख रहा है। तो इसको आप लिख सकते हैं। इसके अलावा मध्य मस्तिष्क क्या है? मध्य मस्तिष्क का काम क्या है? इसका काम है सुनाई देना, यानी कि सुनना और देखना। सुनना और देखना दो बड़े काम है किसके? मध्य मस्तिष्क के, ठीक है ना। और अग्र मस्तिष्क जो सेरेब्रम है, इसका क्या काम है? इसका काम है कि जो इच्छा शक्ति है उसकी बात कर रहे हैं, इच्छा शक्ति की बात करें, है ना, या स्मृति की बात करें, अथवा और हम जो मानव के नवीन कार्य, नवाचार की बात करें, ठीक है। इसके अलावा संवेदनाओं की बात करें, सूंघना, स्वाद लेना, बातचीत करना, सारी की सारी बातें मानव के जो बड़े भाग सेरेब्रम के जरिए हो पाती हैं। मुझे उम्मीद है 6 नंबर का पूरा व्याख्या आपने कवर कर ली। चलते हैं दोस्तों, ध्यान देना, ऐसे ही व्याख्या होती है ना। मजाक नहीं कि टिक लगा के भाग दो, होता नहीं भाई टिक लगाओ, 6 का कौन होगा? अब बताएंगे बी नंबर होगा। आपके 2-4 नाम हम गिन लिए, हो गया काम हमारा सही? नहीं, फुल्ली व्याख्या देनी है, एकदम लगे कि क्लास चल रही है। सवाल एक बहाना है, बताना तो आपको सारा जमाना है ना। ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 बड़ा बेहतरीन और स्पष्ट सवाल है। मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूं आपके लिए, जिससे कि समझ में आए और फिर हम लोग समझते रहते हैं। पूछ रहा है पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिगेटा मस्तिष्क के किस भाग के हिस्से हैं? गजब का सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है। मुझे लगता है कि मजा आ जाएगा लगाओगे तो। अग्र मस्तिष्क का भाग है कि मध्य मस्तिष्क का भाग है कि पश्च मस्तिष्क का भाग है? उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको तो सारे पता हैं, अग्र मस्तिष्क कौन कौन से हिस्से होते हैं सब पता है। आप सीधे बिना पूछे उत्तर लगा सकते हैं। कौन सा? तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कौन? जल्दी बताइएगा तुरंत। उत्तर होगा सी, यानी कि ये पश्च मस्तिष्क के हिस्से होते हैं। सबको बेहद आसान तरीके से पता है कि जो हमारा पश्च मस्तिष्क है इसके 2 हिस्से हैं। कौन कौन से? उत्तर है, पहला है सेरेबेलम। क्या है? सेरेबेलम। तो ये एक हिस्सा हो गया। और जो दूसरा हिस्सा है वो कौन सा है? वो है मेडुला ऑब्लिगेटा। क्या है? मेडुला ऑब्लिगेटा। मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके दिमाग में पूरी तरह से ये फिक्स हो जाए, पूरी तरीके से भर जाए। अग्र मस्तिष्क के कितने हिस्से? 3 हिस्से। कितने हिस्से? 3 हिस्से। कौन कौन से? पहला हिस्सा सेरेब्रम, पहला हिस्सा सेरेब्रम जो बहुत ही बड़ा हिस्सा है पूरे ब्रेन का, यहां से लेकर के पूरा जो कैप दिख रहा है ना, ये सेरेब्रम है। इसके बाद दूसरा हिस्सा थैलमस। दूसरा हिस्सा कौन सा है? थैलमस। और तीसरा हिस्सा क्या है? हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस। तो इस तरह से हमने कवर कर लिया। कौन सा? सवाल नंबर 7 भी बेहद आसान तरीके से कवर कर लिया। और मध्य मस्तिष्क कौन सा हो गया? इसका हो गया 2 हिस्से। कौन कौन से? सेरेब्रल पेंडिकस। सेरेब्रल पेंडिकस क्या हो गया? सेरेब्रल पेंडिकस हो गया। और दूसरा हो गया कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या हो गया? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। हमारे साथ आप दोहरा डालें इनके नाम भी, और हमारे साथ दोहरा डालें इनके काम भी, है ना। क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्रिजेमिना। तो इस तरह से हमने ब्रेन को कई बार नाम ले लिया हमने, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे याद कर लोगे। चलिए सवाल नंबर 7 के बाद सीधे चलते हैं सवाल नंबर 8 के पास। बेहतरीन सवाल है, और मान के चलना कि ये सवाल अभी तो कहीं दिखा नहीं है, टुकड़ों में दिखा है ना, टुकड़ों में दिखा है, लेकिन मान के चलो कि इसे हमें बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझना है। तो इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं, क्योंकि हमें और आपको दोनों को अच्छे से देखना चाहिए। ठीक है, यहीं पे रोक लेते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं सवाल को। ठीक है, देखिएगा सवाल लिखा, निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिएगा। अच्छी बात है। लिखा है पहला सवाल,
मानव तंत्रिका तंत्र प्राय 3 भागों में बटा होता है। क्या आपको पता है कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट? बिल्कुल, फर्स्ट इज द CNS, सेकंड इज द ANS एंड PNS एंड लास्ट इज द ANS, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड आल्सो कॉल्ड द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ये 3 हिस्से इसके होते हैं, ठीक है ना, अच्छी बात है। लिखा है पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। बढ़िया। लिखा है मानव मस्तिष्क में या मानव में 12 जोड़ी, ठीक है, कौन होती हैं? क्रेनियल तंत्रिकाएं होती हैं। आप कहोगे ये कहां से आ गया कि कॉर्नियल तंत्रिकाएं कौन सी हो गई? मेरे दोस्तों, जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारा PNS होता है ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, मैं इसके बारे में आपको बताना चाह रहा था। ये दरअसल 2 हिस्सों बटे होते हैं। एक होते हैं क्रेनियल नर्व, क्या होते हैं? क्रेनियल नर्व होते हैं। ये हमारी खोपड़ी से, हमारे मस्तिष्क से, कैसे? हमारे मस्तिष्क से निकलने वाली ऐसी नर्व होती है जो हमारे इनपुट ऑर्गन के साथ संवेदनाएं प्रकट करती हैं। जैसे मान के चलो ये हमारा हाथ है, अब हमने स्पर्श किया तो स्पर्श हुआ, तो सीधी सी बात है स्पर्श शक्ति या स्पर्श बात मुझे मिली, और एक कौन देख रहा है? ब्रेन देख रहा है। तो इस हाथ से लेकर के पूरे ब्रेन तक के कुछ नर्व गई होंगी, उन्हें हम बोलते हैं कार्नियल नर्व या क्रेनियल नर्व या कपालीय तंत्रिकाएं बोलते हैं। इनकी संख्या 12 जोड़ी होती है। कितनी? 12 जोड़ी होती है। जैसे हमारी नाक के सामने एक फूल आया गुलाब का, तो हम ये बता सकें गुलाब का फूल बिल्कुल गुलाब का फूल ही है, ये महक रहा है, तो इस यहाँ से लेकर के और हमारी ब्रेन तक एक नर्व है जिसे हम बोलते हैं क्रैनियल नर्व, है ना। तमाम तरह की नाम है, अगर मैं कुछ नाम लूँ, जैसे अल्फैक्टरी नर्व होती हैं, है ना, मोटोर नर्व होती हैं, है ना, ऑप्टिकल नर्व होती हैं, तो फेसियल नर्व होती हैं, आइसोफोगस नर्व होती हैं, ऐसे तमाम नाम होते हैं। तो कुल 12 जोड़ी हैं, यानी 12 इधर और 12 इधर। और इस तरीके से जो हमारे 5 इनपुट ऑर्गन हैं, आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा, है ना, इनके साथ बेहतर सामंजस्य बिठा रही हैं। अब ध्यान देते, आगे लिखा हुआ है तथा 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं। अब ध्यान देना, जितने भी हमारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, मान लीजिए कि हमारे हाथ में सुई चुभ गई, तुरंत हम हटाएंगे इसको, ये क्या हुआ? रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप अभी भी पढ़ के निकले हो कि इसके लिए जिम्मेदार है हमारी कौन? पीछे मेरुरज्जु के पास जो इस मौजूदगी है ना स्पाइनल कॉर्ड की, वो जिम्मेदार है। और इसमें कुल 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। कौन सी? पेरिफेरल या PNS। तो इसे हम बोलेंगे दूसरा PNS का हिस्सा है, वो क्या है? वो है स्पाइनल नर्व। कौन सी? स्पाइनल नर्व। ये होती है 12 जोड़ी और ये होती है 31 जोड़ी, यानी कि दूसरा हिस्सा भी बिल्कुल सही है। यानी पहली बात सही लिखी गई है और दूसरी बात सही लिखी गई। तीसरी बात देखते हैं, लिखा है शरीर में संतुलन स्थापित करने के लिए मुख्य रूप से मध्य मस्तिष्क जिम्मेदार होता है। भाई ये कहाँ सुन लिया, हम लगातार बताते चल रहे हैं कि भाई जो मिड ब्रेन है या मध्य मस्तिष्क है, ये ऑडियो और वीडियो के लिए जिम्मेदार है। आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसके लिए महत्वपूर्ण है। ये बैलेंस स्थापित नहीं करता, बल्कि बैलेंस स्थापित करने के लिए जो पश्च मस्तिष्क है, हिंड ब्रेन है, उसका सेरेबेलम वाला हिस्सा, दौड़ना, कूदना, या आपने देखा होगा कि एक बड़ा सा खेल होता है, याद होगा आपको, ऐसे ही इस तरह से होता है, और इसके ऊपर कोई ऐसी एक छोटी छोटी बच्चियां होती हैं और वो बिल्कुल एक लाठी लेकर के बहुत ही रस्से पर बहुत ज़्यादा टेक्निकल तरीके से आगे बढ़ रही होती हैं। आपने देखा होगा, इसको हम सर्कस का खेल कहते हैं। तो इस तरह का जो बैलेंस बन रहा है वो हमारा पश्च मस्तिष्क का सेरिबेलम बनाता है, ना कि मध्य मस्तिष्क। यानी कि जो तीसरी बात है वो बिल्कुल गलत लिखी गई है, आप सही लगा सकते हैं। यानी कि 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? 8 का 3, यानी कि 8 का C उत्तर सही है। 8 नंबर का C उत्तर सही है। इसके बाद ध्यान देना, मेरुरज्जु प्रायः प्रत्यावर्ती क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होती है। तो आप पहले से जान रहे हो, यानी कि मामला सही है। तो ये 8 नंबर का सवाल था। मुझे उम्मीद है आपको बेहद अनुकूल लगा होगा, बहुत ही ज्यादा स्पष्ट तरीके से समझ पाए। चलते हैं, सीधे पहुंचते हैं 9 नंबर के सवाल पर। देखा जाए कि सवाल नंबर 9 क्या है। इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए, है ना। ठीक है, लिखा निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रावत में या उनके हार्मोन पर नियंत्रण करता है? भाई सीधी सी बात है, इसके लिए तो आपको कुछ कहना ही नहीं है। हमने बताया ना, अभी भी हमने आपको समझाया कि जो हमारा मस्तिष्क होता है, हमारे मस्तिष्क का जो पहला हिस्सा है उसका नाम है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, ठीक है ना। और अग्र मस्तिष्क का एक हिस्सा है, उसका नाम है मेडुला ऑब्लिंगेटा। उसका क्या नाम है? उसका नाम है हाइपोथैलेमस। क्या नाम है? हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस की अगर बात की जाए तो हाइपोथैलेमस का काम है कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, क्या, जो हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसे हम पीयूष ग्रंथि या जिसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, उन पर कंट्रोल करता है। अब और ध्यान देना, ये जो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, ये अदर ग्रंथि पर, बॉडी की अन्य जो ग्लैंड है, अदर जो ग्लैंड है, उन पर अपना नियंत्रण रखती है। जितनी भी हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, है ना, दो प्रकार की ग्रंथियां होती है, एक बहिस्रावी, एक अंतःस्रावी, है ना। मुझे उम्मीद है आपको याद होगा, हमारे पास अग्नाशय है, पैनक्रियाज। अग्नाशय एक ऐसी ग्लैंड है जो दोनों के साथ आती है, अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है। बात समझ रहे? ठीक है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसने अदर ग्लैंड पर कंट्रोल रखा। तो आप देख रहे हैं कि सारा का सारा जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनके श्रावण में जिम्मेदार कौन है? उत्तर होगा हाइपोथैलेमस जिम्मेदार है। यानी 9 नंबर का आप बिना कुछ कहे क्या लगा सकते हैं? 9 नंबर का आप सी लगा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इसे समझने में, इसके बारे में जानकारी रखने में आपको कदापि कोई समस्या नहीं आई होगी। चलते सीधे बात करते हैं अंतिम सवाल, यानी कि अगला सवाल जो है 10 नंबर का सवाल। देखा जा कि 10 नंबर का सवाल कहना क्या चाहता है और किस आधार पे वो हमारे साथ बेहद अनुकूल दिखा रहा है। सवाल नंबर 10 है। यह सवाल इस बार यूपी पीसीएस 2020 की पीटी में आया था और इसको काफी लोगों ने आसान तरीके से हल किया था। ध्यान देना, जब ऐसे सवाल इस परीक्षाओं में आने शुरू हो गए हैं, उत्तर प्रदेश की प्रारंभिक परीक्षाओं में आने शुरू हो गए हैं, तो मान के चलना कि समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी के भी सवाल ब्रेन से बनेंगे। अब ध्यान देना, हम लोगों ने इससे ही बड़े बड़े सवाल अभी भी हल कर लिए। लिखा है कि मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, लिखा है पहला कि मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने में उत्तरदायी होता है। क्या आप मानते हो? अभी भी हम लोगों ने पढ़ा कि मस्तिष्क का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो हमारी अनैच्छिक क्रियाओं पर या हमारे जो इनवॉलंटरी एक्शंस हैं उन पर नियंत्रण रखता है। उत्तर होगा हमारे मस्तिष्क का जो मेडुला ऑब्लिंगेटा भाग था वो हमारे अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। और हृदय का धड़कना हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं है। आप जरा सा रोक करके देख लो, हृदय रुकता नहीं है, यानी वो अनैच्छिक कार्य है। ध्यान देना, हृदय की पेशियां बड़ी प्यारी सी बनी तो मजबूत हैं ऐच्छिक पेशी की तरह, लेकिन काम कैसी करती है? जिंदगी भर करती हैं अनैच्छिक पेशी की तरह। ये बातें दिमाग में रखिएगा। हृदय की जो पेशियां वो 2 तरह का काम बनी है, बनी तो मजबूत है यानी ऐच्छिक पेशी की तरह, ठीक है, और काम कैसी करती है? अनैच्छिक पेशी की तरह, दिन भर जिंदगी भर काम करती रहती हैं। बात समझ, ठीक है। और दूसरा लिखा है कि यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। क्या मानव का मस्तिष्क बॉडी बैलेंस के लिए उत्तरदायी होता है? लिखा है केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है। मुझे लगता है इसको आप लगाने में कदापि गलती नहीं करोगे। अब इतने सवाल अगर लगा रहे हो, इसी बार का सवाल है, इसी 2020 का सवाल है, पीसीएस का आया सवाल है उत्तर प्रदेश के, तो आरओ के लिए बड़ा आवश्यक है। तो इसको क्या लगा लेंगे हम? इन 1 और 2 लगा लेंगे। इन इसका जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? 1 और 2 दोनों बेहद आसान तरीके से सही है। इसकी जरा व्याख्या देख लेते हैं कि भाई इसको आपने कैसे बताया। ध्यान देना, हमने कहा कि ब्रेन है ना, ब्रेन की हम बात कर रहे हैं, तो ब्रेन के जो हिस्से हैं वो है पश्च मस्तिष्क यानी कि निचला वाला हिस्सा। और हमने आपको कहा कि पश्च मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? इनके 2 हिस्से बांट लेते हैं। पहला जो हिस्सा होता है सेरिबेलम, और हमने बताया कि सेरिबेलम का काम क्या है? ऐच्छिक गतिविधियां, या जो हमारी ऐच्छिक गतिविधियां हैं उन पर नियंत्रण रखना। तो यहां पर क्या है? ये बॉडी का बैलेंस करना, लगातार खड़े रहना, या हम ग्रेविटी के खिलाफ खड़े होते हैं। इसके अलावा डांस करना, नाचना या दौड़ना, कुछ भी करना, बॉडी का बैलेंस ही तो है ये। और उस पर कौन जिम्मेदार है? उस पर जिम्मेदार है पश्च मस्तिष्क का सेरिबेलम। तो हम मानव मस्तिष्क की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशली किसकी बात हो रही है? ये हिंड ब्रेन की या पश्च मस्तिष्क की बात हो रही है। अब ध्यान देना, इसके बाद समझिएगा जो दूसरा हिस्सा है वो कौन सा? उत्तर होगा जो सेकेंड इसका पार्ट है, दूसरा हिस्सा है वो है इसका मेडुला ऑब्लिंगेटा। क्या है? मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है। और मेडुला ऑब्लिंगेटा हमारी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं। किस पर? अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं। और हमने आपको बताया कि जो हमारा हृदय की गति है, हार्ट बीट है, वो कैसी है? वो हमारी इच्छा पे नहीं बल्कि अनैच्छिक है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट वाले सवाल पीसीएस अगर पूछ रहा है तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल
समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भी पूछेगा। मुझे उम्मीद है यहाँ तक बातें आपको समझ में आई हैं। तो ये 10 सवाल ऐसे रहे जो इस पूरे सत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलते मैं कुछ और बातें आपको समझा देता हूँ जो इसी मस्तिष्क या ब्रेन से जुड़ा हुआ मामला होता है, आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो एक और पार्ट आप लिखिएगा यहाँ पर कहीं, तो हम इसको एक नया टॉपिक लेते हैं आपके लिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान देना, हमने कहा कि जो हमारा ब्रेन है ना, हमारा जो ब्रेन है, मानव मस्तिष्क है, वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला तो CNS है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। दूसरा कौन सा है, वो होगा PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या होता है, PNS होता है। और जो तीसरा होता है वो क्या होगा, वो होगा ANS। क्या होता है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। इसके बारे में थोड़ा समझिएगा, फिर हम लोग इसको समाप्त करते हैं। लिख सकते हो कि इसे हम बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। क्या बोलेंगे, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। दोस्तों इसके भी 2 हिस्से होते हैं, इसके भी 2 हिस्से होते हैं। कौन कौन सा, पहला हिस्सा होता है अनुकंपी तंत्रिकाएं। कौन होती है, अनुकंपी तंत्रिकाएं। कौन सी, अनुकंपी तंत्रिकाएं। और दूसरी होती है परानुकंपी तंत्रिकाएं। कौन सी, परानुकंपी तंत्रिकाएं। ध्यान दें दोस्तों, इन्हीं अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिकाओं के संयोजन से हमारे शरीर में जो रक्तदाब का नियंत्रण है, शरीर की सभी प्रकार की कार्यवाहियां इन्हीं के ज्यादा और इन्हीं के कम के प्रभाव से होती हैं। जब अनुकंपी और परानुकंपी में कुछ ज्यादा क्षमतावान हो जाती हैं तो शरीर बड़ा अनबैलेंस सा हो जाता है ना। इनको आपको समझना है। इसके अलावा हमारे ब्रेन से जुड़ी कुछ बीमारियां भी आपसे सवाल की जा सकती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर ब्रेन या मस्तिष्क से जुड़ी कुछ बीमारियां आपसे पूछी जाए तो उनमें से पहली जो बीमारी है वो है एपिलिप्सी। एपिलिप्सी या इसे हम मिर्गी कहते हैं, इसकी बात पूछी जा सकती है। इसके अलावा अल्जाइमर की बात पूछी जा सकती है कि अल्जाइमर क्या है। इसके अलावा पार्किंसंस की बात पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। दोस्तों इसके जो जुड़े हुए सवाल हैं वो अगले सत्र में हम करेंगे कि भाई अल्जाइमर क्या है, पार्किंसंस क्या होता है। अक्सर बढ़ती हुई उम्र और बुढ़ापे की समस्याएं होती हैं जिनको हम समझते रहते हैं। तो आज पूरे सत्र में इतनी ही जानकारी बहुत है। मुझे लगता है कि हमें अगले सत्र पे बात करें कि और जो हमारा मानव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो, और इससे जुड़ा और कौन सा टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो दोस्तों आज के पूरे सत्र में कुल इतनी ही बातें थी और हमने बहुत ही सहज और सरल भाव से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जुड़े हुए लगभग सभी सवालों को कवर किया। और हमारा उद्देश्य सवाल कवर करना नहीं था, बल्कि हमारा उद्देश्य था कि आप पूरे मानव मस्तिष्क और पूरे तंत्रिका तंत्र के बारे में एक उचित और बेहतरीन जानकारी ले सकें। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं कल और आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, नमस्कार, थैंक यू।